Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So students, NTA UGC नेट पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस रिवीजन सेशन आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग यूनिट्स है एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर अभी तक भी आपने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, हर एक चीज को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने ये सिलेबस है और आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि युक्त युक्त तर्क यूनिट में आपके सिलेबस को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है जिसमें कि हम लोग लॉजिक और वेन डायग्राम्स के बारे में देखते हैं और दूसरे हिस्से में हम इंडियन लॉजिक के बारे में देखते हैं। दोनों हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर पार्ट की अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं और 3 से 4 क्वेश्चंस इस वाले पार्ट में से एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं सिंपल से सिंपल तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपने पेपर 1 की रिवीजन नहीं की है तो आपके लिए क्विक रिवीजन क्वेश्चन बैंक हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको अपडेटेड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाते हैं। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि 2021 के बाद एग्जामिनेशन का कितना पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन अभी तक यानी कि जून 2023 तक एनटीए वही सवालों को बार बार पूछ रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन सीरीज में हम 2021 से लेकर के जून 2023 तक के सभी क्वेश्चंस, लगभग 90 से भी ज्यादा शिफ्ट के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी यूनिट वाइज सॉल्यूशन के साथ। यानी कि यहाँ पर हर एक यूनिट के 500 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लगभग 100 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ही एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि वही क्वेश्चंस, वही पैटर्न, वही चीजें बार बार एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछी जाती हैं। सो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को भी, हर एक यूनिट के लगभग 200 क्वेश्चंस भी अभी एग्जाम से पहले अगर पढ़ लेते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर करने में। साथ आपको शॉर्ट नोट्स और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज भी हम देते हैं। ये हम इसे एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए एंड इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी होगी 699। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता होना चाहिए लॉजिक क्या होता है। देखो, लॉजिक जो है इसको हिंदी में बोला जाता है तर्क। अब दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति बहुत ही तर्क के साथ कोई बात आपको बताए, बहुत ही लॉजिक लगा करके कोई बात आपको बताए, तो आप उसकी बात को जरूर मानते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग भी हमें यही बताता है कि अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बात का जो फाइनल कंक्लूजन है, जो फाइनल निष्कर्ष है, वो निकालने में लॉजिकल रीजनिंग हमें मदद करता है। सो लॉजिकल रीजनिंग का ये इंट्रोडक्शन था। अब इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज्म, यानी कि सिलोजिज्म क्या होता है। इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं एंड उन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, एग्जाम में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दी होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जो कि इलॉजिकल सी होती है, जिनका कोई फाइनल मीनिंग नहीं निकल पाता। तो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज मत होना। सिलोजिज्म की खास बात यही है कि इसमें आप लोगों को स्टेटमेंट के जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसके मीनिंग पर नहीं जाना है, बल्कि क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, क्या पूछा गया है, डायरेक्टली उस पर जाना है। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा बोलते हैं प्रीमाइसेस। ठीक है, प्रीमाइसेस इनको कहा जाता है। सो देखो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पहली बोलती है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। हर एक पेन क्या पेंसिल होता है? ऑल पेंसिल्स आर बुक्स। हर एक पेंसिल क्या बुक होती है? नहीं होती है। तो इसमें कहा गया है कि कई बार स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन इलॉजिकल नजर आते हैं, अतार्किक नजर आते हैं, लेकिन सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्नों का हल करते समय उम्मीदवारों को दिए गए कथनों को 100% सत्य मानना चाहिए। ये एक ट्रिक है। ठीक है, अब देखो, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रीमाइसेस क्या होते हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को प्रीमाइसेस बोला जाता है और कंक्लूजन जो होता है वो होता है निष्कर्ष। ओके, प्रीमाइसेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब देखो, प्रीमाइसेस को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, एक स्टेटमेंट को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि विषय और विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है? अब जैसे ये वाली पहली स्टेटमेंट है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है, सो इसमें ये जो पेन्स है ये होता है सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट में पहला जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है
प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो पहला हमेशा जैसे इस वाली स्टेटमेंट में ये सब्जेक्ट है, विषय है, बुक्स क्या है, ये विधेय है यानी कि प्रेडिकेट है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरी चीजें आती है मिडल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म, प्रमुख पद, लघु पद और मध्य पद। एग्जाम में ये पद आपको ढूंढने के लिए पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कि इस तरीके से एग्जाम्पल दिया होगा, आपको बताना है कि इसमें से मिडल टर्म बताइए। एक मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सबसे पहले मिडल टर्म की बात करते हैं। मिडल टर्म होती है एक कॉमन टर्म, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स। सो दोनों स्टेटमेंट्स में, इसमें हमने कंक्लूजन को नहीं देखना है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स में कॉमन क्या है, कॉमन है पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल्स क्या हो गई, पेंसिल्स यहां पर आ गई मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म को क्या कहते हैं, मिडल टर्म को कहते हैं मध्यम पद। In a syllogism, a middle term is a term that appears in both the premises. ये दोनों ही premises में है, दोनों ही statement में है, लेकिन conclusion में नहीं है। देखो पेंसिल्स आपको conclusion में नहीं दिखेगा, तो ये middle term की important definition है जो कि एग्जाम में पूछी गई है। मिडल टर्म एक ऐसी कॉमन टर्म होती है जो कि दोनों स्टेटमेंट में दिखती है लेकिन कंक्लूजन में नहीं दिखती, निष्कर्ष में नहीं दिखती। सो यहाँ पर हमारे पास मिडल टर्म क्या हो गई, मिडल टर्म हो गई पेंसिल्स। उसके बाद आती है मेजर टर्म। मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, प्रमुख होता है। सो प्रमुख जो चीज होती है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। प्रमुख चीज सबसे ऊपर होती है। सो इसमें देखो ये तो मिडल टर्म है, तो मेजर टर्म क्या है, पेन्स है। मेजर टर्म क्या है, पेन्स है। इसको कैसे हमने देखा, पहली स्टेटमेंट में जो दो शब्द है, एक को पहले हम मिडल टर्म मान लेंगे, जो बचा बाकी दूसरा वो होता है मेजर टर्म। उसके बाद आता है माइनर टर्म। सो माइनर टर्म होती है हमेशा सेकंड स्टेटमेंट में, मेजर टर्म हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट में होती है, माइनर टर्म हमेशा सेकंड स्टेटमेंट में होती है। एंड इसमें भी मिडल टर्म जो है, एक शब्द मिडल टर्म आ गया, इसको हटा देंगे, जो दूसरा बाकी बचा वो हो गया माइनर टर्म्स। सो बुक्स यहाँ पर है माइनर टर्म, ठीक है। प्रमुख पद, माइनर टर्म मतलब लघु पद और मिडल टर्म मतलब मध्यम पद। डेफिनेशंस पर एक बार जाते हैं। द टर्म in a syllogism that is the predicate of conclusion is known as major term। अब देखो मेजर टर्म का एक और यहाँ पर रूल क्या है, इसमें कहा है कि प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन का प्रेडिकेट क्या है, कंक्लूजन का प्रेडिकेट जो है वो हमारे पास मेजर टर्म होती है। ओके, अब यहाँ पर एक मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, रुको इसको इस तरीके से लिखते हैं हम अच्छे से। All dogs are cats. All cats are lions. Therefore, all dogs are lions। ठीक है। सो ये है स्टेटमेंट 1 यानी कि प्रीमाइस 1, और ये है स्टेटमेंट 2, और ये है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इसमें कहा गया है हर कुत्ता बिल्ली होता है, और इसमें कहा गया है हर बिल्ली शेर होता है, और कंक्लूजन बोलता है, इसका मतलब ये है कि हर कुत्ता शेर होता है, ठीक है। सो अब इसमें आप मुझे सिर्फ बताइए मिडल टर्म कौन सी है, मिडल टर्म इनमें से कौन सी है, ये मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जरूर बेझिझक पूछिएगा, आप सबका रिप्लाई मैं हमेशा की तरह जरूर करूंगी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, देखो पहले वाली जो हमने स्टेटमेंट्स देखी उसमें आपने एक शब्द नहीं देखा होगा जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। वो शब्द क्या है, वो शब्द है देयरफॉर। सो किसी भी स्टेटमेंट में, इसको नोट कर लीजिए, किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको हेंस, देयरफॉर, सो, ठीक है, इस तरीके के कुछ टर्म्स नजर आते हैं, इसका मतलब है कि वो हमें कंक्लूजन बता रहा है, वो हमें दो ऊपर की बातों का निष्कर्ष बता रहा है। ओके, सो ये होमवर्क क्वेश्चन है, मिडल टर्म बताइए मुझे।
अब देखो, इसमें एक चीज और दी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैंसलिंग टर्म्स एंड इन इंडियन लॉजिक इसको रीजन या हेतु बोला जाता है। हेतु भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे कवर करेंगे। रीजन को, किसी भी चीज का जो कारण होता है, उसको इंडियन लॉजिक में यानी कि संस्कृत वर्ड्स में हेतु कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए। ओके, अगला जो स्टेटमेंट है ये है, आप लोगों ने सिलेबस में देखा है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। ठीक है, रूल्स ऑफ सिलोजिज्म से ही हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें चार चीजें होती हैं। ठीक है, देखो यहां से हम देखते हैं, चार चीजें होती हैं, ए, ई, आई एंड ओ। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम, और ओ का मतलब होता है सम नॉट। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं, ए, ई, आई, ओ। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑल बुक्स आर पेन्स, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, ए वाली स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको बोलूं नो बुक्स आर पेन्स, नो आ गया, मतलब ये ई वाली स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको बोलूं सम बुक्स आर पेन्स, सम मतलब आई। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारे पास ओ। ओ में स्टेटमेंट होती है सम बुक्स आर नॉट पेन्स। ये चीजें याद हो गई, ए, ई, आई, ओ। अब ए, ई, आई को ऐसे नहीं लिख सकते आप कि ए, आई, ओ, ई लिख दिया, ये बिल्कुल गलत मेथड है। इसको ऐसे कभी भी नहीं लिखना। इसको लिखने का एक तरीका होता है, अगर वो तरीका यूज करोगे तो और इजी हो जाएंगी चीजें। इसको ऐसे लिखा जाता है ए, ई, आई एंड ओ। अगर ऐसे लिखना समझ गए तो आगे की चीजें समझ लो आपकी 20% क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखो इसमें कहा गया था ऑल एस आर पी, ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट यूनिवर्सल। अब देखो यूनिवर्सल क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होता है, ये भी आपको बताती हूँ। अब मेरे पास एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 100 बुक्स हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ऑल बुक्स आर पेन्स, यानी कि सभी किताबें, सभी का मतलब यूनिवर्सल, जितनी भी चीजें हमारे पास हैं जब सबको लिया जाएगा तो वो यूनिवर्सल होगा। एंड क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसमें नो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो वो अफर्मेटिव हो गई। तो ये अफर्मेटिव हो गई। अब जैसे देखो इसमें नो लिखा है, इस वाली स्टेटमेंट में नो है, इस वाली स्टेटमेंट में नो है, तो ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, किसी पर्सन का बिहेवियर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये उसकी क्वालिटी बताता है। ठीक है, सो क्वालिटी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव जहां पर नो वर्ड आ गया वो नेगेटिव क्वालिटी। एग्जाम में आता है, याद कर लीजिए। उसके बाद आता है क्वांटिटी, यानी कि कितने। अगर मैंने बोला कि 100 बुक्स में से मैंने 100 ऑल सेलेक्ट कर ली, तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी कितनी है, सारी है, तो यूनिवर्सल, सबको ले लिया। नो में बोल दिया यानी कि 100 में से मैंने एक को भी नहीं लिया, जीरो, तो ये भी किसी को भी नहीं लिया, सबको ही छोड़ दिया, तो वो भी यूनिवर्सल होता है। सम यानी कि 100 में से कुछ को लिया, 100 में से 50 सेलेक्ट किए, 100 में से 40 सेलेक्ट किए, तो वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर हो गया। वैसे ही सम नॉट, सम जहां पर आ गया वो पर्टिकुलर है, बस सीधा याद रखिए। जहां पर सम आ गया वहां पर पर्टिकुलर होगा, बाकी जगह यूनिवर्सल होगा। जहां पर नो आ गया वो नेगेटिव होगा, बाकी के अफर्मेटिव होंगे। इतना सा याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर, जिसमें है विपक्ष का शास्त्रीय वर्ग। अब इस टॉपिक में से 100% आपको एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नोट कर लीजिएगा हर एक चीज को, अगर नहीं पढ़ा है, इजी है, बहुत इजी है। देखो ए आई, ए ई ओ आई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ए ई आई ओ के कॉन्सेप्ट से ही आगे को बढ़ते हैं, तो हम आते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर। इसमें हमें ये ए ई आई और ओ के बीच में रिलेशनशिप बताता है।
अब ये हमें बताता है कि अगर हम ए को यानी कि ऑल वाली टर्म को ई वाली टर्म यानी कि नो वाली टर्म के साथ जोड़ें या फिर इनके बीच में रिलेशनशिप देखें तो क्या होगा। जैसे कि अगर मैं बोल देती हूँ ऑल पेन्स आर पेंसिल्स और दूसरी तरफ मैं बोल देती हूँ नो पेन्स आर पेंसिल्स। पहले मैंने बोला सभी पेन पेंसिल हैं, दूसरे में बोला कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। तो ए और ई वाली स्टेटमेंट है। तो आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो इसको आप छोड़िए। इस पे टॉपिक को डिटेल पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 पर ज़रूर ध्यान दीजिए। पेपर 2 ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन यूजीसी नेट एग्ज़ाम या फिर किसी भी सेट एग्ज़ाम का क्या लेवल है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप सब स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में है। ये स्टडी मटेरियल में आपको हम फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। सो आप लोगों को ये स्टडी मटेरियल यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी जरूर मदद करेगा। ठीक है, एंड मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप लोग इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। सो गिवन लिस्ट है आपके सामने, जिसमें सब्जेक्ट्स के नाम है। तो इसमें देखिए, अपने पेपर 2 का सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड जैसे कि मैंने कहा, जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, हम बात कर रहे थे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की, उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ए का आई के साथ, ए का ई या ओ के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो देखो, अच्छे से इस चीज को सुनिएगा, समझिएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो, ए और ओ के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये सबसे इजी रिलेशनशिप है। देखो, ए और ओ कॉर्नर्स को मैच कर रहे हैं, वैसे ही ई एंड आई, ये भी दोनों एक दूसरे के कॉर्नर्स के साथ मैच हो रहे हैं। ये जो रिलेशन है, इधर का इधर के साथ, इधर का इधर के साथ, ये जो रिलेशनशिप होता है, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग रुकिए, मैं आप लोगों को और चीजें आसान करके देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, ऐसे याद रखिए, पहला रिलेशनशिप है ए का ओ के साथ और ई का आई के साथ। ठीक है, ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ए वाली स्टेटमेंट को हमने बोल दिया कि ये बिल्कुल सत्य है, तो डेफिनेटली सी बात है, बिल्कुल पक्की बात है कि ओ फॉल्स ही होगा। लेकिन अगर हमने माना था कि ए फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि ओ ट्रू होगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक फ्रेंड ने बोल दिया कि मैं जा रही हूँ, तो दूसरी ने बोला मैं नहीं जाऊंगी। अगर दूसरी ने बोला होता कि मैं नहीं जाती, तो पहली वाली बोलती कि मैं तो पक्का जाऊंगी। वही हिसाब यहाँ पर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। सेम गोज फॉर ई एंड आई। ई अगर ट्रू है, तो आई हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ई अगर हमने मान लिया फॉल्स है, तो आई हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एक अगर ट्रू है, तो दूसरा हमेशा फॉल्स होगा। एक अगर फॉल्स है, तो दूसरा हमेशा ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि रिलेशनशिप जो है, ए का ओ के साथ ही होगा, ई का आई के साथ ही होगा, जो मैंने अभी आपको बात बताई। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जाता है। इसी के साथ अब दूसरा रिलेशनशिप कौन सा है? दूसरा लेकर चलते हैं हम, कॉन्ट्रारी।
ए और ई का रिलेशनशिप, ठीक है, इसको नोट इस तरीके से कीजिए, ए का रिलेशनशिप ई के साथ, ठीक है। ई आपको किसकी तरह दिखता है? ई जो है वो देखने में किसके जैसा है? एफ के जैसा है। ट्रिक बता रही हूँ, ई दिखने में एफ के जैसा है और एफ का मतलब होता है यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। सो ए और ई का रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि ये दोनों चीजें एक साथ में फॉल्स हो सकती हैं, एक साथ में झूठी हो सकती हैं, लेकिन एक साथ में सत्य कभी भी नहीं हो सकती। तो ए और ई का रिलेशनशिप क्या होता है? फॉल्स टुगेदर बट नॉट ट्रू टुगेदर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है ए और ई का। अगला रिलेशनशिप, अब देखो अगला रिलेशनशिप क्या है, इसका ऑपोजिट है। ऊपर वाला अगर कॉन्ट्ररी था तो नीचे वाला सब कॉन्ट्ररी है, आई एंड ओ, ठीक है। सो आई एंड ओ, कॉन्ट्ररी का उल्टा सब कॉन्ट्ररी। तो इसमें क्या होगा, आई किसके जैसा दिखता है? देखो आई किसके जैसा दिखता है? टी के जैसा दिखता है ना। और ई देखो, इसको ऐसे याद रखो, ई एफ के जैसा दिखता है मतलब फॉल्स, आई टी के जैसा दिखता है मतलब ट्रू। तो आई एंड ओ में रिलेशनशिप ये हो सकता है कि ये दोनों हमेशा एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ओके, नोट कर लिया। इसके बाद फिर अगला रिलेशनशिप पे अगर जाएंगे तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा ए और आई का, ई एंड ओ का। ये क्या है? ये दोनों सब ऑल्ट्रेशन है। ये तो कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी था ना, इसलिए इनके अलग अलग रूल्स थे। अब ये दोनों सब ऑल्ट्रेशन है तो ए से आई, ई से ओ का सेम रिलेशनशिप ही रहता है, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप को हम कैसे लिखेंगे? ए से आई, ठीक है। ए से आई, ए से आई की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? अगर ए ट्रू है, अगर ए ट्रू है तो ये क्या करेगा? ये आई को भी ट्रू बना देगा, ठीक है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको आप इस एग्जाम्पल के साथ याद रख सकते हो कि जो हमारे सीनियर है, ठीक है, सीनियर्स हैं, वो अगर सत्य की राह पर चलते हैं, वो अगर सत्य की राह पर चलते हैं तो हम उनके जूनियर्स हैं, हम भी उनको देख देख कर सत्य की राह पर ही चलने लग जाएंगे। तो ऊपर से सीनियर से जब नीचे की ओर आएंगे, ऊपर वाला अगर सत्य है तो वो नीचे वाले को भी सत्य बना देगा, ए ट्रू है तो वो आई को भी ट्रू बना देगा, ठीक है। लेकिन नीचे से, अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएं, नीचे वाला अगर झूठा है तो वो ऊपर वाले को भी झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे याद रखिए कि इसका मतलब है कि अगर आई फॉल्स है तो वो ए को भी फॉल्स बनाने की पूरी कोशिश करेगा, वो ए को भी पूरा फॉल्स बना ही देगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड ओ। सो ई अगर ट्रू है, सेम फॉलो होगा पैटर्न कि ऊपर वाला सत्य है तो वो नीचे अपने जूनियर्स को भी सत्य साबित करेगा, तो वो ट्रू किसको बना देगा? ओ को भी ट्रू बना देगा। लेकिन वहीं अगर ओ फॉल्स है तो ई का क्या हो जाएगा? ई का कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके की कंडीशन एग्जाम में आती भी नहीं है एंड ये हमेशा ऑलवेज डाउटफुल कंडीशन की कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं। ओके, ओके, सो अभी तक आई होप बिल्कुल क्लियर है चीजें। ये जो मैंने AEIO का कॉन्सेप्ट, AEIO के बीच में रिलेशनशिप अभी तक बताया, इसमें से श्योर एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आएंगे। इस वाली स्लाइड को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं चीजों को। एक ही एग्जाम्पल बताऊंगी, बाकी हमने ऑलरेडी सेशंस में डिस्कस किया है। अगर मेरे पास स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेन्स, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट है नो बुक्स आर पेन्स। इसमें हमने क्या बोला था? ए और ई में दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं,
लेकिन एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। इसको मैंने बोल दिया कि ऑल बुक्स आर पेन्स की हाँ भाई सच में सभी किताबें पेन जैसी दिखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बोल दिया और बुक नो बुक्स आर पेन, तो दोनों सत्य एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑल बोला, यहाँ पर नहीं बोला, लेकिन ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे और आपको एज इट इज डेफिनेशंस दी जाएंगी जो कि अभी तक मैंने बताई है। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डाउट रहता है ई और ओ वाले कॉन्सेप्ट में, है ना। ई और ओ वाले में डाउट रहता है तो इसको ऐसे याद रखिए। देखो ए से ई और ओ, ए एंड आई, ठीक है। ए से आई की ओर एक बार जा रहे हैं, एक बार यहाँ से वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो इसमें हम मैं कलर्स चेंज करके बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए चीजें। ए से आई की ओर, आई किसके जैसा दिखता है, टी के जैसा दिखता है, तो ए से आई की ओर जा रहे हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। आई से ए की ओर जा रहे हैं तो ये उसका उल्टा है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ए से आई की ओर गए, आई टी जैसा दिखता है तो ट्रू की ओर ये हमें लेकर जा रहा है, सत्य की ओर लेकर जा रहा है। सेम विथ ई एंड ओ, ठीक है। ये वाला अगर क्लियर हो गया तो ई एंड ओ पे भी आपने सेम चीज को फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं। ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, यानी कि ए। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है सम। फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, यानी कि ये है सम नॉट। सम नॉट क्या होती है, ओ। तो यहाँ पर पहले आपको पता चल गया ए और ओ वाली स्टेटमेंट है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ए और ओ वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, कॉन्ट्राडिक्टरीज होती है। ये हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पर, ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी। सेम क्वेश्चन में अगर आपको दिया होता कि ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन एंड ये कहा होता नो स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, तो ये हो जाता ए और ई। ए और ई कौन से स्टेटमेंट्स होती हैं, ये होती है कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स। ओके, आई होप क्लियर है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहाँ पर विरोधाभास इसको कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरीज को। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली। देखो ये भी अभी मैंने बताया, दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक साथ ट्रू हो सकती हैं बट दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। कौन सी होती है वो दो स्टेटमेंट्स, वो होती है सब कॉन्ट्ररी। अभी हमने पढ़ा सब कॉन्ट्ररी क्या होती है, ट्रू हो सकती है एक साथ पर फॉल्स नहीं हो सकती। ट्रू हो सकती है आई टी जैसा दिखता है तो ट्रू हो सकती है, ई एफ जैसा दिखता है तो फॉल्स हो सकती है। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई है मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ये ट्रिक्स आपको समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है, तो मैं सेम वीडियो पर सेम सेशन आपके लिए लाइव लेकर आऊंगी ताकि आपके डाउट जो है वो साथ साथ में क्लियर होते रहे, ठीक है। अगर क्लियर हो रही है तो हमेशा की तरह कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं इस तरीके की सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रख सकूं। एंड इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट पर, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर पर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए एग्जाम से पहले तो मुझे वो भी बता दीजिए, रिक्वेस्ट आपकी जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अब देखो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो हमने पढ़ा ना उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताई गई चीजें हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने पढ़ लिया, विधेय और विषय हमने पढ़ लिए। अब बात आती है कॉपिला की। कॉपिला वो वर्ड होता है जो कि इन दोनों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल क्लोथ्स आर फैशनेबल, सभी कपड़े जो हैं वो फैशनेबल होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, प्रेडिकेट है। विषय और विधेय बता दिए। कॉपिला इन दोनों को जोड़ रहा है तो कॉपिला है आर, कॉपिला इन दोनों को जोड़ने में मदद करता है। अगला आ जाता है फैलेसी। फैलेसी क्या होता है, अभ्यास होता है। अब देखो फैलेसीज को यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की होती है, डिटेल में कवर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। सो कुछ बेसिक सी जो इम्पोर्टेंट फैलेसीज हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, उनको ही हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है।
फैलेसी को ना पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, फैलेसी को एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सो देखो, मान लीजिए कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे आंसर बताइए, मुझे ये बताइए। मान लीजिए हम ऑफलाइन सेशन में, ऑनलाइन सेशन नहीं है, ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप मेरे सामने हो। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और आप पूरी क्लास ने मुझे इग्नोर कर दिया, मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। या फिर आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने जो है मतलब बात को ही चेंज कर दिया, लेकिन मेरी बात का आंसर नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो वो क्या कहलाता है, वो फैलेसी कहलाता है कि आपने मुझे भ्रम में थोड़ा-सा डालने की कोशिश की। ओके? आप लोगों ने क्या किया, मुझे थोड़ा-सा भ्रम में डालने की कोशिश की और मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये एक बेसिक से प्रकार की फैलेसी होती है। ठीक है? सो फैलेसी एक एरर होता है किसी भी आर्गुमेंट में दैट डिसीव्स आवर माइंड। इट इज अ डिफेक्ट इन एन आर्ग्यूमेंट। किसी भी आर्ग्यूमेंट में कोई डिफेक्ट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ समथिंग अदर देन मेयरली फॉल्स प्रीमाइस। अब देखो, मैंने आप लोगों को, मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो सहेलियां, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कुछ बात बताई कि तुमको पता है आज मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। दूसरी ने सुना, बात को अच्छे से सुन लिया, लेकिन वो ना इससे किसी और बात को ही बताने लग गई। उन्होंने इनकी बात का रिप्लाई नहीं किया कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, कैसा आया था। उन्होंने अपना ही बता दिया कि आज से 2 साल पहले मैंने भी नेट एग्जाम दिया था, और करते करते वो बात ही चेंज हो गई। ठीक है, तब को उनको बीच में कोई तीसरा फ्रेंड मिल गया, बात क्या हो गई, एग्जाम की बात चल रही थी, वो खत्म हो गई। तो ये भी एक प्रकार की फैलेसी होती है, भ्रम होता है कि हम कुछ और चीज के लिए बैठे थे, कुछ और करना चाहते थे, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन हम कहीं और पहुंच गए, कुछ और हो गया। फैलेसी दो प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, फैलेसीज को बहुत ज़्यादा फैलेसीज हैं, सबको यहाँ पर कवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। एंड अगर आपने मेरी फैलेसीज वाली डिटेल्ड वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा कि फैलेसीज क्या-क्या होती हैं, कैसे अलग-अलग फैलेसी को याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो एक फैलेसी आती है रेड हेयरिंग फैलेसी। रेड हेयरिंग फैलेसी, जिसको इंग्लिश में डेलिब्रेट डाइवर्शन भी बोला जाता है। ओके, जानबूझकर अगर हम किसी बात को दूसरी तरफ घुमा देते हैं, तो उसको डेलिब्रेट डाइवर्जन कहते हैं। रेड हियरिंग फैलेसी, हियरिंग मतलब सुनना, रेड हियरिंग मतलब नहीं सुनना, कि हमने सुनकर भी उस बात को अगर इग्नोर किया, बात को बदल दिया, वो रेड हियरिंग फैलेसी होती है। ठीक है, जैसे कि घर में कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, तो हम उनको ये नहीं बोलते कि अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। हमने क्या किया, हमने उनके सवाल का जवाब ये दे दिया कि तैयारी करने में तो बच्चों को 6-7 साल भी लगते हैं, एग्जाम बहुत टफ होता है। उन्होंने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, लेकिन बात को बदल दिया। तो इसमें भी रेड हेरिंग फैलेसी भी 2 प्रकार की होती है। एक वो होती है जिसमें हम थोड़े से जवाब को बदल देते हैं, टॉपिक को चेंज नहीं करते, बस थोड़ी-सी बात को घुमा देते हैं, लेकिन वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे कि अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि उन्होंने ये नहीं बताया कि तैयारी उनकी कैसी चल रही है, लेकिन उन्होंने बात एग्ज़ाम की ही की, लेकिन कुछ और की। ठीक है? दूसरा होता है जिसमें उससे रिलेटेड डाइवर्जन नहीं होता। अब किसी को, मान लीजिए एक बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उसकी मम्मी ने बोल दिया कि चलो घर पर बहुत अच्छा खाना तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, या फिर घर पर चलो तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस मैंने लाकर रखी है। तो वो क्या हो गया, उन्होंने बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान खिलौने से हटाने के लिए बात को ही बदल दिया। तो वो आती है रेड हेयरिंग फैलेसी, डेलिब्रेट डाइवर्जन, जिसमें जानबूझकर हम बात का मोड़ ही बदल देते हैं। उसके बाद अगली फैलेसी आती है जिसका नाम है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन फैलेसी, ठीक है, अगर हमें पता होता है कि एक सामने वाला पर्सन झूठा है, सॉरी, एक सामने वाला पर्सन सच बोल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता कि हम उस पर्सन को सत्य ही मानकर चलें, तो इसके लिए हमें उसको झूठा मानना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, झूठा हम उसको जानबूझकर
सॉरी सॉरी सॉरी, इस चीज को फिर से देखते हैं। स्ट्रॉ मैन फैलेसी क्या बोलती है? अगर हमें पता होता है कि सामने वाला बच्चा सत्य बोल रहा है, मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट है, टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया और कोई टॉपिक गलत हो गया गलती से, कोई क्वेश्चन गलत हो गया गलती से। अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इकट्ठे होके बोल दिया कि आपने इसका आंसर गलत बताया। ठीक है, अब टीचर को क्या लग रहा है कि टीचर को थोड़े टाइम बाद समझ आ गया कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे गलती से गलत तो हो गया, लेकिन मैं तो टीचर हूँ। बच्चों के सामने अगर ऐसा हो गया कि मैंने गलत पढ़ाया तो मेरी तो यहाँ पर इज्जत जाएगी, है ना? मेरी तो यहाँ पर इमेज खराब हो जाएगी, ऐसा होता है। तो उस समय टीचर क्या करेंगे? टीचर बच्चों को, अब इस मामले में तो वो टीचर्स बच्चों को गुस्सा नहीं कर सकती क्योंकि उनको पता है कि बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इस टाइम पे टीचर क्या करेंगे? बच्चों को कुछ नीचा दिखाने के लिए या डाउन फील करवाने के लिए या उनको चुप करवाने के लिए बात ही बदल देंगे और कोई ऐसा टॉपिक उठा लेंगे जिससे कि वो उसको डिफीट कर सके। एक एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर को स्टूडेंट ने बोल दिया कि मैम आपने ये गलत पढ़ाया था। ठीक है, टीचर को कहीं न कहीं थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हो गया कि गलत पढ़ाया, लेकिन टीचर अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए इस बात को मान नहीं रहे कि उन्होंने वो गलत पढ़ा दिया था। और टीचर ने क्या कर दिया? टीचर ने बच्चों को इस तरीके से बोल दिया कि मैं तो देखना चाहती थी कि तुम क्लास में कितने अटेंटिव हो। ये देखने के लिए मैंने जानबूझकर ही आपको गलत आंसर बताया था। तो टीचर ने क्या किया? अपना एक ईगो मेंटेन करने के लिए, एक अपना अपर हैंड सेट करने के लिए थोड़ा-सा बात को बदल दिया और उस बच्चे की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो पॉइंट आउट करने वो लग गए। ओके? इसके बाद आती है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, किसी पर्सन के आर्ग्यूमेंट पे हम कैसे यहाँ पर करते हैं। अपील टू इग्नोरेंस, फैलेसी ऑफ डिवीजन, हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी, ये सब प्रकार है। मिसिंग द पॉइंट, ये भी एक फैलेसी होती है। हर एक चीज को अगर डिटेल में देखने लगे तो समझ आएगा, बाकी के टॉपिक्स मिस हो जाएंगे। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्क क्या होता है? सो भारतीय तर्क में, ठीक है, भारतीय तर्क में दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है अनऑर्थोडॉक्स। अब ये ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है आस्तिक वेदास। आस्तिक वो लोग होते हैं जो कि भगवान और वेद पुराण इन सब चीजों में मानते हैं। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि वेदों पुराणों में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, यही चीजें हमारे जीवन में होती हैं और यही हमारा जीवन है। तो वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स। और अनऑर्थोडॉक्स होते हैं नास्तिक लोग जो कि वेद पुराण भगवान ये सब चीजों में नहीं मानते। उनको लगता है कि अपना कर्म कीजिए, अपना काम कीजिए और यही एक जीवन होता है। सो जो आस्तिक लोग होते हैं जो वेद पुराण में मानते हैं उसमें कुछ फिलॉसफीज आती हैं, जैसे न्याय फिलॉसफी, विशेषिका, मीमांसा जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, समख्या फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत के नाम से जाना जाता है। वहीं नॉन वेदास में आता है बुद्धिस्ट, जैनिज्म और चारवाक यानी कि भौतिकवादी। तो ये जो लोग होते हैं आपने देखा होगा, बुद्धिस्ट लोग, जैन लोग मंदिर मस्जिदों में नहीं जाते, मंदिर और कहीं नहीं जाते। ये लोग अपने शांत रहते हैं, अपने ही में लगे रहते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, ना इनको फालतू में कुछ। आपने इनको कभी देखा है कि बहुत मंदिरों में जा रहे हैं, जगराता हो रहा है, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये लोग वेद पुराण भगवान इन सब में इतना मानते ही नहीं है, इनको लगता है अपने कर्म कीजिए वही काफी है। ओके, इसके बाद अगला आता है प्रमाण। सो प्रमाण में सबसे पहली चीज तो आपको यहीं पर ये याद रखनी है कि प्रमाण होते हैं 6 प्रकार के इंडियन लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें होते हैं 6 प्रकार के प्रमाण, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष। हर एक चीज को आगे डिटेल में बताऊंगी। पहला होता है प्रत्यक्ष, संस्कृत शब्द है प्रत्यक्ष, हिंदी में इसको परसेप्शन कहा जाता है। उसके बाद आता है अनुमान यानी कि इन्फेरेंस। उसके बाद आ जाता है उपमना यानी कि कंपैरिजन, शब्द वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपत्ति इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, सो इसी चीज को हम डिटेल में देखते हैं। सो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने है।
आपने ये शब्द सुना होगा कि प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है ना? तो प्रत्यक्ष जो चीज़ हमारे सामने है, अब कोई इंसिडेंट होता, मैंने अपने सामने देख लिया, अपनी आँखों के सामने देख लिया, तो उसके लिए मुझे किसी को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मतलब होता है प्रत्यक्ष का। ठीक है? ये एक ऐसा प्रमाण होता है जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करता है, हमारी इंद्रियों का प्रयोग करता है। कोई चीज़ अगर मैंने अपनी आँखों से देखी, अपने कानों से सुनी, ठीक है? अपने खुद मैंने सामने उसको होते हुए देखा है, तो उस चीज़ के लिए मुझे किसी को भी सत्य साबित करने के लिए जो है सबूत की ज़रूरत नहीं होती, ये इसमें बोला जाता है। कोई चीज़ है जिसको मैंने खुद टच करके देखा वो सॉफ्ट है या हार्ड है। मैंने अगर खुद टच कर लिया कि वो सॉफ्ट है तो मैं किसी को उस चीज़ का प्रमाण क्यों दूँ? ठीक है? वहीं अगर मैंने किसी फूड को कोई मुझे बोल रहा है कि ये फूड बहुत अच्छा होता है, खाकर देखिए। मैंने अगर उस फूड को पहले से खा लिया है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा है, तो उस चीज़ का भी मुझे क्या है, मुझे पता है, मैंने खुद उसको टेस्ट किया। तो जहाँ पर भी हमारी इंद्रियाँ इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर प्रत्यक्ष होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है अनुमना। अनुमान का मतलब होता है गेस करना, असम्पशन्स, इन्फेरेंस जिसको बोला जाता है। ठीक है? ये एक ऐसा प्रमाण होता है जिसमें कि हम अपने पुराने नॉलेज से, अपने ओल्ड नॉलेज को थोड़ा-सा आइडिया लगा कर के किसी चीज़ का कन्क्लूज़न निकालते हैं। अब कोई प्रॉब्लम आपके सामने अगर आती है, तो आप लोग क्या करते हो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ अपने दिमाग में जो आपके पास आइडियाज़ होते हैं, उसको यूज़ करके कुछ गेस लगाते हो, है ना? कुछ गेस करते हो, हाइपोथेसिस हमने रिसर्च में पढ़ा था, हाइपोथेसिस लगाते हो जिसको अनुमान कहा जाता है और सॉल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करते हो। तीसरा आ जाता है उपमना प्रमाण। उपमना का मतलब होता है कंपैरिज़न, जहाँ पर एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा हो, वहाँ पर उपमना प्रमाण होता है। अगला आता है अर्थपति। अर्थपति 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है? अर्थपति 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है अर्थ, ठीक है? यानी कि किसी चीज़ का अर्थ, किसी चीज़ का मीनिंग, और पति यानी कि उत्पत्ति, 2 चीज़ें होती हैं। देखो इसको लिख कर बताती हूँ। अर्थपति 2 चीज़ें हैं, अर्थ प्लस उत्पत्ति या फिर अर्थ की उत्पत्ति। किसी भी वर्ड का यहाँ पर मीनिंग जो है वो जनरेट किया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, हमने जो सुनी-सुनाई बातें होती हैं, जो बिलीफ्स होते हैं, जो धारणाएँ होती हैं, ठीक है? उन सब के बारे में जो हम सुनते हैं, हम उसको मान लेते हैं। अर्थपति में ये होता है। अब मुझे किसी ने कोई बात बताई कि वेदों पुराणों में ऐसा होता है। मैंने चाहे वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उनकी बात को मान लिया। ये एक प्रमाण होता है। किसी की बात को मान लेना एक प्रमाण होता है, ठीक है? अनुपलब्धि, लास्ट है अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन, नॉट अवेलेबल। देखो अनुपलब्धि 2 चीज़ों से बना है, अनु उपलब्धि यानी कि नॉट अवेलेबल, जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, ठीक है? ये होता है एब्सेंस ऑफ नॉलेज, एब्सेंस ऑफ नॉलेज इसको कहा जाता है अनुपलब्धि, ठीक है? सो एब्सेंस ऑफ नॉलेज जहाँ पर हमें ज्ञान ही नहीं है। अब किसी जगह पर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ का अगर ज्ञान नहीं है, तो उसको अनुपलब्ध कहा जाएगा। एक यहाँ पर मिस हो गया शब्द। शब्द क्या होते हैं? शब्द को इंग्लिश में वर्ड्स बोला जाता है। वर्ड्स जहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, वो वर्बल चीज़ होती है, कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा है। सो वर्बल टेस्टिमनी मतलब शब्द। किसी के शब्दों पर हम कैसे विश्वास कर रहे हैं, ठीक है? किसी के शब्दों पर ही विश्वास करके हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, उस चीज़ को शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी के नाम से जाना जाता है। ओके? ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने आज कंप्लीट कवर कर लिया है।
ठीक है, हमने कंप्लीट कवर कर लिया है लॉजिकल रीजनिंग को भी। इतना भी पढ़ लोगे तो काफ़ी है, 6 से 7 क्वेश्चंस इतने में से भी आपको एग्ज़ाम में पूछने मिल सकते हैं। पीवाईक्यूज़ पे ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड किया हुआ है, उस लिंक में जाकर आप सभी वीडियोज़ को देखकर फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हिंदी में बोला जाता है सतत विकास के लक्ष्य। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्य। अब देखो, एक प्रॉपर डेवलपमेंट जब सभी कंट्री की चाहते थे, तो अथॉरिटीज ने क्या किया, कुछ गोल्स बना लिए, कुछ लक्ष्य बना लिए, और फिर सब लोग उन लक्ष्य को अचीव करने की ओर लग गए। ठीक है, तो ये इसमें 17 लक्ष्य हैं, 17 गोल्स हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। इसमें आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 11 नंबर का गोल कौन सा है, 6 नंबर का गोल कौन सा है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक स्टोरी की तरह बताऊंगी, तो सबसे पहले देखो, चीजें शुरू होती हैं गरीबी से। तो सबसे पहला गोल ये था कि गरीबी को वो हटाएंगे। अब देखो, अगर पूरे देश में, देश की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, यहाँ पर अगर कहीं पर भी गरीबी, पॉवर्टी नहीं रहेगी, इसका मतलब ये है कि सब लोग खाना खाएंगे, तो शून्य भूखमरी, जीरो भूखमरी यहाँ पर हो जाएगी। सब लोग गरीब नहीं रहेंगे, सब लोग अच्छा कमाएंगे, तो भूखमरी नहीं होगी। उसके बाद अगर किसी को कोई भूखा नहीं है, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, जो कि गोल नंबर 3 में बताया गया है। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि जिसकी अगर हेल्थ अच्छी है, तो वो एक अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। अगर किसी के पास एक एजुकेशन बहुत क्वालिटी लेवल की है, तो अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान देश में होगा, सब लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो वो जेंडर इक्वालिटी को मानेंगे, वो लैंगिक समानता की ओर ध्यान देंगे कि महिला पुरुष बराबर है, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, कोई किसी से कम नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगर समान सबको मानकर चलते हैं, तो अब इसके साथ साथ आपको स्वच्छ जल और सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता की ओर भी ध्यान रखना है। अगर आप लोग स्वच्छता की ओर ध्यान रखोगे, अच्छा पानी पियोगे, अपने आसपास सफाई रखोगे, तो आप लोगों का वातावरण अच्छा होगा, पूरा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी मिलेगी। यह है 7वां गोल। 8वां गोल बोलता है कि अगर आप लोग एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छे साफ सुथरे वातावरण में रहोगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, जिससे कि आपकी अपनी प्रगति के साथ साथ देश की भी आर्थिक वृद्धि होगी। अब देश की अगर आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो बहुत सारे उद्योग और लगेंगे, नवाचार होगा, बुनियादी सुविधाएं और ज्यादा बढ़ेगी, जो कि गोल नंबर 9 हमें बताता है। हर एक गोल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि इनको याद रखना मुश्किल है, जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे स्टोरी की तरह याद रखो, बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आता है रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब देखो, यहाँ पर जैसे बताया गया था कि पढ़े लिखे लोग होंगे, तो इनइक्वालिटी को भी ऑटोमेटिकली हटा ही देंगे, वो सबको बराबर का अधिकार देंगे, असमानताओं की कमी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिर्फ महिलाएं काम कर सकती हैं, पुरुष काम नहीं कर सकते, सबको बराबर के समान अधिकार यहाँ पर फिर मिलेंगे। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी, एक बहुत ही अच्छी संवहनीय शहर और समुदाय आप लोग बनाएंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, महिला पुरुष सब अपने अपने एंड पर अगर कमा रहे होंगे, तो एक अच्छा समुदाय आप लोग बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है संवहनीय उपयोग और उत्पादन, तो एक सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन होगी। एक अच्छे से हमें पता होगा किस चीज को कैसे यूज करना है, कैसे उसको और प्रोड्यूस करना है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट हमारा बहुत अच्छा रहेगा। जलवायु कार्यवाही भी बहुत जरूरी है। जलवायु कार्यवाही में सबसे पहले आ जाता है कि पानी के नीचे जो मछलियां होती हैं और भी जीव होते हैं, उनको कैसे बचाया जाए। अब देखो, जैसे बहुत ज्यादा लोग आपने देखे होंगे, पॉल्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा कि गंदा नदियों और नालों का पानी कहाँ जाता है, नदियों में मिला दिया जाता है। आपके घर का गंदा पानी नदियों नालों में मिला दिया जाता है, जिससे पानी के अंदर रह रहे जीवों को बहुत नुकसान होता है, बहुत सारी स्पीशीज खत्म भी हो गई हैं। तो उनको बचाने के लिए गोल नंबर 14 में कहा गया है। गोल नंबर 15 कहता है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि थलीय जीवों की सुरक्षा, पेड़ पौधे पशु पक्षी, इनको कैसे बचाया जाए। उसके बाद आता है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। ठीक है, आसपास शांति रहेगी, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन,
होगा। और लास्ट वाला गोल जो है वो सब गोल्स को अचीव करने के लिए आप सबकी पार्टनरशिप, आप सबकी एकजुटता, आप सबकी भागीदारी मांगता है। तो ये 17 गोल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत 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 बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे ही जाते हैं। ओके। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है सबसे पहले कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको किसने जारी किया? तो इसको जारी किसने किया था? आप लोगों को कल ही हमने नीति आयोग के बारे में बताया है ना। नीति आयोग बहुत बार आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दे चुकी हूँ, डिस्कस भी कर चुकी हूँ। सो नीति आयोग ने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स को 2018 में लागू किया था। एंड ये जितने भी टारगेट्स हैं, ये अभी तक ऐसा नहीं है कि बस बना दिए और छोड़ दिए। ऐसा है कि ये सारे टारगेट्स को अचीव करना है इंडिया ने और बाकी कंट्रीज ने। कब तक? 2030 तक। जैसे कि जेंडर इक्वालिटी अभी तो काफी है, बट 2030 तक ये पूरी तरीके से प्रॉपर हर एक गोल को अचीव करना इनकी एक इन्होंने एक लक्ष्य माना हुआ है। ओके। सो कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखो 17 गोल्स हैं, 17 लक्ष्य हैं और 169 ऑब्जेक्टिव्स है, 169 उद्देश्य है। 17 लक्ष्य है और 169 उद्देश्य इसमें शामिल है। ओके। सो देखो ये जो 17 गोल्स आए थे, इससे पहले ये आया था, ये क्या है? ये एसडीजी है। एसडीजी का मतलब होता है, सॉरी एसडीजी वो था, ये एमडीजी है। एमडीजी, एमडीजी का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। सो ये गोल्स क्या थे? इसमें सिर्फ आपके पास 8 गोल्स हैं एंड इन 8 गोल्स को कब तक पूरा करना था? 2015 तक पूरा करना था। तो ये गोल्स जैसे ही अचीव हो गए, उसके बाद ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स को रखा गया था। ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े, इसमें पूछा है गोल नंबर 10, 13, 14 एंड 15 कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आंसर नहीं बताऊंगी, ये दे दिया मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी से बताइए गोल नंबर 10, 13, 14 एंड 15 क्या होता है? ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जितने भी आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन गोल्स को सबसे ज्यादा अचीव करने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया में? तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है केरला, उसके बाद आता है तमिलनाडु। इसके अलावा अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ ने, जैसे इसमें ना स्कोर दिया जाता है हर एक गोल को 100, तो 100 में से 68 स्कोर किया है चंडीगढ़ ने, और ये टॉप यूनियन टेरिटरी में आता है। इस तरीके से छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, बताइए। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया सब कुछ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देती हूँ, अच्छा पानी और साफ सफाई यानी कि सैनिटेशन और क्लीन वाटर से रिलेटेड कौन सा गोल है? कौन सा गोल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कौन सा गोल है जो हमें साफ पानी और सैनिटेशन की सुविधा या इसके बारे में जानकारी देता है? ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं अर्थ के 4 स्फीयर्स के बारे में। अब अर्थ के 4 स्फीयर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्फीयर आ गया, देखो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में बर्ड्स और ये सब चीजें आती हैं जो कि हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा है एयर, जिसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। देखो यहाँ पर है बायोस्फीयर, वायुमंडल। ठीक है। सो ये 4 है। ऐसे याद रखो, हिंदी मीडियम वालों को पहले बता देती हूँ, ये होता है स्थल मंडल, लिथोस्फियर, जलमंडल, हाइड्रोस्फियर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और जीवमंडल, बायोस्फियर। ठीक है। ये बायोस्फियर को जीव मंडल बोलना है। तो ये 4 स्फीयर्स होते हैं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मिट्टी, पत्थर, ये सब अलग स्फीयर में आते हैं। हवा जो है, हमारे आसपास गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं और गैसेस यहाँ वहां घूम रही होती है, ये सब चीजें एटमॉस्फेयर में आती हैं। बायोस्फीयर में पक्षी और ये जो आसमान में उड़ते हैं, ये सब आते हैं। हाइड्रोस्फीयर में आते हैं पानी से रिलेटेड चीजें। ठीक है। सो ये है पृथ्वी के 4 स्फीयर्स। अब इन 4 स्फीयर्स को बांटा गया है और भी भागों में।
ठीक है, इनको और भी भागों में बाँटा गया है। ख़ास करके एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, सो एटमॉस्फेयर में 5 परतें होती हैं, जो बढ़ती ऊँचाई के साथ होने वाले तापमान में बदलाव से निर्धारित होती हैं। एंड पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को लगभग 5 परतों में बाँटा गया है। कौन-कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ब्राह्म्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है? नोट कर ली चीजें। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे कि अर्थ के कितने स्फीयर हैं, उसमें से जो एटमॉस्फेयर है उसको आगे कितनी परतों में बांटा गया है, कितनी लेयर्स में बांटा गया है। अब यहाँ पर जितने भी स्फीयर्स हमने अभी तक 4 स्फीयर्स पढ़े, कौन से स्फीयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। लिथोस्फीयर में जैसे मैंने आपको बताया, लिथोस्फीयर में क्या आता है, मिट्टी और ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, स्थल मंडल जिसको बोलते हैं, इसमें सॉइल, मिनरल, पत्थर, रॉक्स ये सब चीजें आ जाती हैं। ओके, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर पानी, जैसे ओशन है, समुद्र है, सीज है, रिवर है, नदियां हैं, लेक है, झील है, ग्लेशियर, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, ये सब चीजें हाइड्रोस्फीयर में है। एटमॉस्फेयर क्या बताया था? एटमॉस्फेयर बताया था वायुमंडल, एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब चीजें हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर क्या बताया मैंने? ये बताया जीव मंडल, जिसमें पेड़ पौधे, एनिमल्स, बायो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, पेड़ों में छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे से फ्लाइज, ये सब जो हैं, ये सब आपके बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। ओके, अब जैसे हमने बात की कि एटमॉस्फेयर में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, है ना, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ये सब हमने देखे। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है। अब देखो क्या होता है कि ये अगर हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का जो ये आउटर बॉर्डर होता है ना, इसमें ये सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अब ये है हमारे पास सन, सूर्य। सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे हमें हीट मिलती है। ये जो लेयर्स होती है ना, ये लेयर्स कहीं ना कहीं अपना अपना काम करती हैं और पृथ्वी पर सूर्य की हानिकारक किरणों को आने से रोकती हैं। कुछ किरणें तो हम तक पहुंचती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो इंसानों के लिए या फिर पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए हानिकारक हैं, उनको वो आने से रोकती है। ठीक है, जिसमें से एक है ओजोन लेयर। ओजोन परत अब डिप्लीट हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है। क्षरण का मतलब होता है कि ये लेयर अभी समय के साथ-साथ क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है। अब देखो ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जो कि सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से हमें बचाती है। यूवी किरणों का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये ह्यूमन स्किन के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत हानिकारक होती है। इनको हम इंसानों तक पहुँचने से बचाती है। लेकिन क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग अपने पर्यावरण का का ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्लास्टिक यहाँ-वहाँ फेंक रहे हैं, गंदा पानी यहाँ-वहाँ फेंक रहे हैं और इन सब चीज़ों की वज़ह से पॉल्यूशन और ये सब चीज़ें, ग्रीन हाउस गैसेज़, इन सब की वज़ह से ओज़ोन लेयर जो है वो समय के साथ-साथ पतली होती जा रही है, जिससे कि सूर्य की यूवी रेज़ हम तक पहुँच रही है। तो इसको अब देखो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे कि हम ओज़ोन लेयर को बचाने की ओर कदम रखते हैं। जैसे कि इसमें एक पहला प्रोटोकॉल है, एक पहला रूल है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एग्ज़ाम में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, अभी तक अगर आप लोगों ने तैयारी जैसे कर ली है एग्ज़ाम की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को क्या किया गया था? विश्व के कई देशों में शुरू किया गया था। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से ही रिलेटेड है। ओजोन लेयर को बचाने के लिए इसको बनाया गया था। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है, मानव की जो डे टू डे रूटीन है, उसकी वजह से ही ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स का भी रोल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सीएफसी की बात करें, आप लोगों ने बचपन में ये सब चीजें सुनी होंगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, है ना? सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इरोजन इन द ओजोन लेयर।
ठीक है। ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा कुछ और भी केमिकल हैं जैसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हैलोजन है, ये सब इस लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। अब ह्यूमन भी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, वो कैसे? आप लोगों के घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, आप लोग प्लास्टिक यूज करते हो, आप लोग घर में जब पेंट करते हो उसकी जो स्मेल होती है, हम बोलते हैं ना घर में फ्रिज को बहुत देर खुला नहीं रखना चाहिए, घर वाले बोलते हैं कि फ्रिज को खुला मत रखो, जो सामान निकालना है उसको निकालो और बंद कर दो इमीडिएटली। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे जो गैस निकलती है, उससे जो केमिकल रिलीज होता है वो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। ओके। इसके अलावा ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए कुछ केमिकल्स के नाम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला है CFC, यहाँ पर लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दूसरा क्या है? दूसरा है रॉकेट लॉन्चेस, जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं उससे जो गैस निकलती है। उसके अलावा है नाइट्रो, NO2 है, जैसे NO है, N2O है, नाइट्रस वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें। इसके अलावा नेचुरल चीजें भी होती हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें अगर एक ही जगह पर बड़े दिनों तक लगातार पड़ती रहती है बिना बारिश के या बिना इस चीज के, तो वहां पर वो थोड़ा सा ना होल करता रहता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। ओके। जैसे हम लोग आग बुझाने वाला वो जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसमें जो गैस होती है वो भी क्लोरोफ्लोरो को रिलीज करती है, हैलोन्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है। ओके। सो इसी के साथ अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। सो देखो, ग्रीन हाउस गैसेस में से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिसमें सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी गैसेस होती है पहले तो ये बताइए? टोटल 5 गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 56%, मीथेन 18%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 13%, ओजोन 7% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोसियस गैसेस जो होती है ना, तो नाइट्रस वाली गैसेस जो होती हैं वो हमारी पृथ्वी को नुकसान ही पहुंचाती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ये वो गैसेस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हीट जनरेट करती है एंड ग्लोबल वार्मिंग का ये सबसे बड़ा कारण होती है। आप लोगों ने सुना होगा आजकल मौसम कैसा चल रहा है, ये है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अब देखो, अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को पता है कि मौसम अभी कैसा चल रहा है। एकदम से बारिश, एकदम से धूप, एकदम से ठंडी, एकदम से गर्मी, इस तरीके का मौसम चल रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इसको आप सब बोलते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये सबसे पहले जानिए। ग्लोब जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है, किसकी वजह से? ये जो एक्स्ट्रा गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हमारी पृथ्वी में एक्स्ट्रा लेवल पर बढ़ रही हैं, ये नुकसान पहुंचा रही हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है। इसमें जैसे कि सरफेस ओजोन O3 की बात करें, ये एक सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस है जो कि पॉल्यूटेंट्स, जब बहुत सारे पॉल्यूशन, बहुत सारे प्रदूषक हमारे आसपास घूम रहे होते हैं ना, वो प्रदूषक जब हवा में मिलते हैं, सूर्य की किरण में मिलते हैं, तो वो इस गैस को रिलीज करते हैं, इस गैस को बनाते हैं और जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रदूषण को कम करो, हमारी पृथ्वी अपने आप सही सलामत बच जाएगी। ठीक है। सो ग्रीन हाउस गैसेस का नाम याद रख लिया, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की बात हम कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। ठीक है। जो हमारा टेम्परेचर है पृथ्वी का, ठीक है, उसका जो तापमान जो है पृथ्वी का वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ। अर्थ का जो आसपास का सरफेस है, हवा है, ओशन है, वो क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। समुद्र में पानी इतना गर्म हो जाता है कि उसके अंदर की जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो गई हैं। कितनी सारे मछलियों की प्रजाति हैं जो खत्म हो चुकी हैं, अब आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। कितने सारे जंगल में ऐसे जीव हैं जो कि खत्म हो चुके हैं, अब जिनको बचाने के लिए बहुत सारी मोदी जी ने स्कीम्स लाई हुई हैं। ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग का भी कुछ कारण है, जैसे कि
वनों की कटाई हम कर रहे हैं, वनों की कटाई आपने बचपन में पढ़ा होगा, वनों की वजह से बारिश होती है ज़्यादा। वनों को हम काट रहे हैं तो बारिश कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग जो वाहन यूज़ कर रहे हैं, उससे जो धुआँ निकलता है, जो पेट्रोल, डीज़ल कार्स देखो आपको पता होगा शायद डीज़ल कार्स अभी आना बंद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि डीज़ल जब वो गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे गंदी स्मेल निकलती है, जिसकी वज़ह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर है, इंडस्ट्रीज़ होती है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ से काला धुआँ या गंदा धुआँ निकलता है। एग्रीकल्चर, खेती-बाड़ी के लिए जो आप स्प्रे करते हो, कीटनाशक करते हो, उससे भी बहुत सारा नुकसान पहुँचता है हमारी पृथ्वी को, ठीक है? और ये सब चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ये सब चीज़ें एक-दूसरे के साथ रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे अगर हो जाए तो क्या हो जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग करने लग जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ह्यूमन की एक्टिविटीज़ भी हैं, थोड़े-से नेचुरल गैसेज़ भी हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं नुकसान पहुँचाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो डायरेक्टली उसका लिंक किसके साथ है? क्लाइमेट चेंज के साथ है। क्लाइमेट चेंज क्या करता है? वातावरण में एकदम से परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि नुकसान तो सबको है ही, है ना? तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद बढ़ते हैं कि पॉल्यूशन क्या होते हैं? प्रदूषक आपको पता है कि क्या होते हैं? वायु में, भूमि में, जल में अलग-अलग प्रकार के प्रदूषक हमारे पास होते हैं। वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो ये जितने भी प्रकार के प्रदूषक हैं, ये कैसे होते हैं? अब मान लीजिए हमारे आस-पास का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे आस-पास हवा घूम रही है, वो हवा में अगर कुछ गंदगी फैल जाए, कुछ केमिकल रिलीज़ होकर आ जाए, तो वो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ समय पहले आपने सुना होगा बहुत सारे लोग इस वजह से मर गए क्योंकि क्यों मरे थे? क्योंकि देखो किसी एक फैक्ट्री से गैस रिलीज़ हुई थी। मुझे क्लियर अभी याद नहीं आ रहा वो किस स्टेट की न्यूज़ थी। आपको किसी को अगर स्टूडेंट को याद है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मुझे भी एक बार याद हो जाएगा। उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई फैक्ट्री थी, वहाँ से कोई गैस रिलीज़ हुई थी, जिसकी वजह से कितने सारे आस-पास की सिटीज़ के और कितने सारे लोग मर गए, एकदम से उनकी अचानक से मौत हो गई। तो वो एयर पॉल्यूशन होता है। पानी में पॉल्यूशन कैसे होता है? मान लीजिए पानी में अंदर कुछ केमिकल आ गया या कुछ भी हो गया जिसके वजह से लोग वो कई पानी पीते हैं, है ना? तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। आप लोग अपने घरों का पानी या गंदी फैक्ट्री का पानी नदियों और नालों में मिला रहे हैं। आगे जाकर वो मछलियाँ हैं और भी जीव हैं पानी के अंदर रहने वाले, वो सब अगर उस पानी को पिएँगे तो उन सबको तो कितना नुकसान हो जाएगा। वो वाटर पॉल्यूशन है। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? अपने लैंड पे जो हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? सो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गई हैं आपको चीज़ें। ठीक है? ओके, सो इसी के साथ जैसे एयर पॉल्यूशन, गाड़ियों का धुआँ है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स हैं, हीटिंग प्लांट्स हैं, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है? एयर पॉल्यूशन में देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में ये आता है कि जब एयर पॉल्यूशन होता है, वायु में, हवा में जब प्रदूषक फैल जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली गैसेज़ उसमें कौन-सी जनरेट होती हैं? वो है सीओ, कार्बन मोनोक्साइड, दूसरी है लेड, तीसरी है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारे एयर पॉल्यूशन है, स्मॉग है, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है? लैंडस्लाइड हो गया जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ये सब की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण एग्रीकल्चर है। मिट्टी खराब कैसे होती है एग्रीकल्चर की वजह से? आप लोग जैसे कुछ खा रहे हो, स्नैक्स खा रहे हो, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को यूज़ कर रहे हो, वो बॉटल को आप फेंक दोगे 10-15 साल के बाद भी वहाँ पर देखोगे तो वो बॉटल आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी। वो गलती ही नहीं है लेकिन वो ज़मीन जिस जगह के आस-पास होती है उस पूरी ज़मीन को बंजर ज़रूर कर देती है। तो एग्रीकल्चर में और क्या होता है अब जैसे आप लोग देखो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए या फिर कई बार कुछ ऐसे कीटनाशक मार देते हो ज़मीन पर, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी में मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहती, तो वो भी एक सॉइल पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अगर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी सॉइल पॉल्यूशन करती है। मृदा का प्रदूषण, ठीक है? मृदा ज़मीन जो होती है, सॉइल जो होती है उसको मृदा प्रदूषण कहते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन
जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर-शराबा है, ध्वनि प्रदूषण जिसको कहा जाता है, ठीक है? आपके आस-पास बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा है। जैसे कि देखो अगर पूरे वर्ल्ड में हम बात करें ना, सबसे ज़्यादा नॉइज़ वाली सिटी कौन-सी है? सिटी चाइना में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया में न्यू दिल्ली आता है। तो देखो दिल्ली इसमें भी दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण दिल्ली में होता है दूसरे नंबर पर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है? उसके बाद चौथे नंबर पर आता है फिर इंडिया। इंडिया में मुंबई चौथे नंबर पर है ध्वनि प्रदूषण के नाम पर। ओके? सो अब देखो ध्वनि प्रदूषण की जैसे हम बात कर रहे थे, उसके बाद इन इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स पर जाते हैं। सो हम लोग जब ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे थे, सो इसमें इसके नुकसान क्या-क्या होते हैं? कईयों को मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, फिज़िकल इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? बिहेवियरल डिसऑर्डर, स्लीप अच्छे से नहीं आती, अगर आपके घर के आस-पास बहुत ज़्यादा शोर है, तो आप अच्छे से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर आपके इसका फ़र्क पड़ सकता है, आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो सकता है, आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से होती है। इतना आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस पर, जो कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए गए हैं। सो इसमें आप इंपॉर्टेंट जो यूजीसी नेट और सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके नाम मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले। ये है एक तो पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, देन वी हैव रियो समिट और लास्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि आईएसए। ठीक है, सो ये देखो अब होते क्या हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी-अभी बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है? ये ओज़ोन लेयर के लिए बनाया गया है। ओज़ोन लेयर को बचाने के लिए ये बनाया गया है, जो वो पतली होती जा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे नुकसान पहुँचता जा रहा है, उसको बचाने के लिए बनाया गया है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका जो हमने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा, उन गोल्स को अचीव करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी अपना साथ दे रहा है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको डिज़ाइन किया गया है ओज़ोन लेयर को बचाने के लिए। 16 सितंबर 1987 में इसको एग्री कर लिया गया था। मॉन्ट्रियल की बात कर रही हूँ, ठीक है? 16 सितंबर 1987 में इसके लिए एग्रीमेंट साइन हो चुका था, इसको फाइनल कर दिया गया था और 1 जनवरी 1989 से इसको लागू कर दिया गया था। डिफरेंट टाइम टेबल है इसमें हर एक चीज़ को डेवलप करने के लिए और कुछ कंट्रीज़ देखो इसमें ना बहुत सारी कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, इस गोल को अचीव करने के लिए। सो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि डेवलप हो चुकी हैं, पूरी तरह से बन चुकी हैं, एक अच्छी स्थिति में हैं और दूसरी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। जो कि अभी बन रही हैं, प्रगति की ओर बढ़ रही हैं। सो सभी के लिए अपने-अपने टारगेट्स का यहाँ पर लेवल दिया गया है, एक-एक फाइनल किया गया है कि कौन-सी कंट्री कितने समय में कितना टारगेट पूरा करेगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 5 के अंदर इसके बारे में लिखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कितनी कंट्रीज़ हैं? मैंने आपको बताया ना ये सिर्फ़ इंडिया के लिए कन्वेंशंस और ये नहीं बनाए गए हैं, इसमें वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए टोटल 197 कंट्रीज़ की भागीदारी है। 197 कंट्रीज़ के लोग मिलकर ये देखना चाहते हैं, अपनी ओज़ोन लेयर को बचाना चाहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ गोल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2030 तक ये गोल्स अचीव करने हैं। लेकिन एक चीज़ होती है एचएफसी, ये होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसके यूज़ को, उसकी खपत को कम से कम 80% तक घटा देना है, ये टारगेट भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर है एंड ये टारगेट रखा गया है कि 1947 तक हम ज़रूर पूरा कर रहेंगे। ओके? अब देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, उसको गोल्स को अचीव करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो सारे गोल्स को ये अचीव नहीं करेगा। गोल्स में ये आता है 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13 एंड 17 ये गोल्स हैं जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
ठीक है, इतनी चीजें आई होप स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं आप सभी के लिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं पेरिस एग्रीमेंट पर। सो पेरिस एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है? ये है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं जिससे कि नुकसान पहुंच रहा है बहुत ज्यादा, उन चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये सब चीजें हमें पेरिस एग्रीमेंट बताता है। पेरिस एग्रीमेंट को कॉप 21 भी बोला जाता है। कॉप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बता देती हूँ कि कॉप की फुल फॉर्म होती है, क्या फुल फॉर्म होती है कॉप की? चलो ऐसे करते हैं, बाद में जो डिस्कस करेंगे ही। एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए कॉप जो है कॉप 21, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीओपी की फुल फॉर्म क्या है? पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इतना आपको पता चल गया। और ये क्या करता है? पेरिस एग्रीमेंट क्या करता है? क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहे हैं उनको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए डिसीजन लें, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। इसको 2015 में अडॉप्ट कर दिया गया था, अपना दिया गया था। क्लाइमेट चेंज में कुछ चीजें आती हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, हिंदी मीडियम वालों को भी बताती हूँ। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडेप्टेशन और फाइनेंस, ये तीनों चीजों के लिए पेरिस एग्रीमेंट रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जलवायु परिवर्तन में शमन, अनुकूलन और वित्त, इन 3 चीजों के लिए पेरिस एग्रीमेंट कॉप 21 रिस्पॉन्सिबल है। ओके इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ये किस चीज से रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कैसे घटाना है ये डिसाइड करने के लिए और इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। इट वॉज इंटरनेशनल ट्रीटी। सिर्फ ये इंडिया में काम नहीं हो रहा, इस पे इंटरनेशनल लेवल पर काम हो रहा है। दैट एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखो ये एक नई चीज है, UNFCCC, ये आपने जरूर सुना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये टर्म देखी होगी। UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का विस्तार। ये एक फ्रेमवर्क था जिसको 1992 तक यूज किया गया एंड इसको एक्सटेंड किया गया, इसको बढ़ाया गया और लंबे समय तक, एंड बाद में इसका नाम दे दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। ओके सो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने, उसके यूज को, उसकी एमिशन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। और मानव निर्मित CO2 एमिशन जो है ये सब इसके अंदर आता है। क्योटो प्रोटोकॉल को कब कहाँ बनाया गया? देखो जापान, आपने सुना होगा जापान, जापान में एक जगह है क्योटो, वहां पर इसको जो है अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को। 11 दिसंबर 1997 को इसको अपनाया गया था क्योटो जापान में, इसलिए इसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। एंड इसको लागू किया गया 16 फरवरी 2005 से। और इसमें कितनी पार्टीज हैं? इसमें टोटल 192 पार्टीज हैं। ठीक है, 2020 तक की अगर डेटा की बात करें तो इसमें टोटल 192 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको बता दी है। सो क्योटो प्रोटोकॉल और ग्रीन हाउस गैसेस में से किसी भी गैस का नाम अगर वहां पर आपको नजर आता है एक साथ, तो आप क्या कर सकते हो? आप लोग डायरेक्टली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद आता है फिर रियो समिट। रियो समिट क्या है? रियो समिट को रियो अर्थ समिट 1992, एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसको रियो डी जेनियो के नाम से भी कहा गया था। ठीक है, सो ये कब शुरू हुआ? 3 से लेकर के 14 जून 1992 तक पहला रियो समिट हुआ था। ठीक है, इट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बी कंबाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो रियो समिट किससे रिलेटेड है? रियो समिट एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सतत विकास जो है पृथ्वी का, एनवायरमेंट का, उससे रिलेटेड बात आती है। सो गो फॉर रियो समिट। अर्थ समिट भी इसको बोला जाता है। The four categories covered in Agenda 21 proposed in Rio Summit are, तो इसको 4 कैटेगरीज जो हैं उस समय इसके प्रस्ताव में रखी गई थी। ठीक है, सो ये 4 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है सामाजिक और आर्थिक आयाम, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। सॉरी, यहाँ पर ऐसा आएगा। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक आयाम। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत करना। ये स्टेटमेंट भी रियो के अंदर आती है। तीसरा है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन के साधन। चौथा है रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसाधन। ये सब चीजें रियो समिट के अंदर काउंट की जाती हैं। अगला जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये क्या करता है? सोलर से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, एग्जाम में जरूर आते हैं। सो अभी देखो, एक क्वेश्चन आपको पता होगा शायद, अगर आप लोगों ने जो 26 जनवरी को परेड होती है ना, टीवी में आती है, अगर आप लोगों ने वो सुनी होगी तो आपको पता होगा कि इंडिया का वो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पूरे तरीके से सोलर पावर को यूज करने वाला पहला स्टेट बना है। इंडिया का कौन सा स्टेट है पता है आप लोगों को? नहीं पता तो भी मुझे कमेंट करिए कि नहीं पता है, ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊं। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है वो। आपको पता होगा ना कि करंट अफेयर भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस is an action-oriented, member-driven, collaborative platform for increased development of solar energy technology। इस अलायंस के अंदर क्या हुआ, इस गठबंधन के अंदर ये डिसाइड किया गया कि सूर्य की किरणें हमें मुफ्त में मिल रही हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल चीज है। तो क्यों ना हम इसको यूज करके ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि हर चीज सोलर एनर्जी के साथ ही चलाई जा सकती है। अब आपने जैसे देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर लाइट्स हर घर में बांटी हैं। ठीक है, कुछ फ्री हैं, कुछ पैसे देकर हैं, बट बहुत कम उसके लिए पे करना होता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का यही कारण है कि वो बताना चाहते हैं कि सोलर एनर्जी पावरफुल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी आप इस तरीके से बचाइए सोलर प्रोडक्ट्स को यूज करके। सोलर वॉच आ चुकी हैं, आपके घर की छत पर सोलर पैनल लग सकते हैं, जहां से आपको गीजर और ये सब चीजें यूज नहीं करनी पड़ेंगी। सोलर से ही, सोलर एनर्जी से ही आप क्या करोगे? गर्म पानी आपके नलकों में से आएगा। आपके घर की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी सोलर पैनल के थ्रू आप यूज कर सकते हो। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इससे आप लोगों का भी फायदा है, क्योंकि आप सबके भी पैसे बच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। और दूसरी चीज है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो करते हैं उससे कितना नुकसान हमारे पर्यावरण को भी होता है, तो उससे भी उसको बचा सकते हैं। हम पर्यावरण को भी बचाएंगे, अपनी पॉकेट फ्रेंडली चीज भी ये हो जाएगी। ठीक है, सो इसमें इंडिया और फ्रांस जो है सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव ये उठाया था। और इसका विजन है, विजन का क्या मतलब होता है? विजन का मतलब होता है इसकी जो दृष्टि हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। ठीक है, सो ये इसका टैग लाइन है, आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आता है कि लेट अस मेक द सन टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, किसका टैग लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये टैग लाइन है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये एक मिशन रखा है, एक मिशन बनाया है कि कोई भी घर, कोई भी विलेज दूर नहीं है, हर जगह पर हम ये लाइट हर घर में पहुंचा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का एक मिशन है इसको लेकर। ठीक है, और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 106 कंट्रीज हैं जिन्होंने ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ये चीज और आती है। अब आपको पता होगा कि कोई बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर धूप नहीं आती,
सूर्य का मतलब वो उनका पॉइंट ही ऐसा है, वो देश हैं ही ऐसी लोकेशन पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर धूप नहीं आती, तो वहाँ पर ये सोलर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे इंडिया है, यहाँ पर हमें पता है कि कितनी अच्छी धूप हम लोगों को मिलती है, ठीक है? सो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इंडियंस के लिए। इसके अलावा आईएसए के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए थे, जिसमें कि पहला प्रोजेक्ट का नाम है ओसोवॉग। ओसोवॉक का मतलब है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। ये SUN वाला सन है, ठीक है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। एक ही हमारे पास सूर्य है, एक ही हमारे पास विश्व है, और एक ही तरीके से हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। वन ग्रिड में एक ही चीज बनाकर इसको रखेंगे। दूसरा है इसका, इसको बोलते हैं I*C। I*C मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है? सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र। तीसरा इनिशिएटिव जो है वो है ITEC, आईटेक। ये क्या है? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना। तो ये 3 योजनाएं हैं जो कि ISA के अंदर आती हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे मिशन तैयार किए हैं। सो उसमें कुछ मिशन ऐसे हैं, जिसमें पहला है NSM, नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन जिसका नाम है। दूसरा है INDC टारगेट, ओके। इसका ऐसा था कि सोलर पावर प्लांट्स लगाने हैं 2022 तक, तो ये टारगेट काफी हद तक अभी अचीव हो चुका है। तीसरा है सोलर पार्क स्कीम, सोलर पार्क स्कीम, ओके। देखो स्टूडेंट्स, ये अभी सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हमें कंप्लीट इस यूनिट को कवर करना है। अगर आप चाहते हो कि सोलर एनर्जी और इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकती हैं, वो उस पर सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो भी मुझे बता दीजिए, ठीक है? उसके बाद आती है कैनल बैंक एंड कैनल टॉप स्कीम। नेक्स्ट है इसमें बिल्डिंग स्कीम, सॉरी बंडलिंग स्कीम, ओके। बंडलिंग स्कीम के बाद आता है ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम। इसको नोट कर लीजिए, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम, ठीक है? सो ये 6 स्कीम मैंने आपको बताई जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें यही इनका टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज कैसे करें, कैसे इसका बेनिफिट हम सबको होना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। बात आती है कॉप की, होमवर्क दिया था। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज में का यहाँ पर मतलब है बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर अपने एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ मीटिंग्स रखी हैं, जो कि हर साल होती है। एंड हर एक मीटिंग का कुछ टारगेट होता है। हर साल एक नई कंट्री उस मीटिंग को होस्ट करती है, कॉप को होस्ट करती है, ठीक है? To review the national communication and emission inventory submitted by parties, the expansion of greenhouse gases emission, financing energy transition in poorest countries, reduction of methane emission, organization of carbon market, ये सारी चीजें इसमें कंट्रोल की जाएंगी, ठीक है? अब देखो, डायरेक्टली बढ़ते हैं आगे। देखो, COP28 होना है अभी, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। देखो, ये COP26 2021 में हुआ था, ग्लासगो नाम की जगह में हुआ था। COP27 नवंबर 2022 में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। उसके बाद COP28 होने वाला है दुबई में। ये आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको COP21 बताया था ना, पेरिस एग्रीमेंट। COP21 बोलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेरिस में हुआ था, 2015 में हुआ था। पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है, और 2015 नवंबर 2015 में ये हुआ था, ठीक है? इस तरीके से 2 चीजें होती हैं, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स आज सारी चीजें आपको क्लियर हैं।
कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरीज़ रहती हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको सेशन आपको चाहिए तो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।